हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। 2024 हमारा लक्ष्य है, उसमें आपका नंबर बहुत ज्यादा आए और उसके साथ ही जो बच्चे आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। प्रत्येक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं उनको मैं बता रहा हूं। तो बच्चों, आप सिलेबस देख लीजिए कि आईआईटी, जेईई, नीट का क्या है, यूपी बोर्ड का क्या है, और उसके साथ साथ वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करते रहिए। मैं पूरा अभी बहुत ज्यादा आप लोगों से ये वादा नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर वादा करूंगा कि आपको वीडियो देखने के बाद बहुत संतुष्टि मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहले से इस चैनल को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। चलो बच्चों, अब इसके जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, 3 वीडियो बनाए गए हैं, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। पहले उनको देख लें, उसके बाद इस पर आए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो बच्चों, तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कूलाम का नियम है। बच्चों, इस टॉपिक के साथ साथ कूलाम के नियम में A to Z जितना भी होता है उन इस पूरे टॉपिक को 2 वीडियो बनाया जाएगा। एक वीडियो में पूरा कूलाम का नियम है और भी सारी चीजें जो दी गई हैं उसको बताया जाएगा, और दूसरे वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, इस पे आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। बच्चों, कूलाम का नियम क्या है, ये क्यों आया? बच्चों, जैसे हम आवेशों के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आवेशों के पहले जो गुण है, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया है कि सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो बच्चों, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका परिमाण कितना होता है, मतलब 2 आवेशों के बीच में कितने न्यूटन का बल लगता है। बच्चों, इन्होंने पहली बार इस चीज को बताया। इसके पहले तो हम बस ये जानते थे कि बल लगता है, लेकिन कितना लगता है ये नहीं जानते थे। तो इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि कितना बल लगता है। अब बच्चों, अब थोड़ा सा कूलाम के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे और वहां के इंजीनियर थे और इलेक्ट्रिसिटी पे ये खोज कर रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी पे जो खोज इन्होंने किया चार्जेस पर, वो आपके सामने है। और ये कूलाम के नियम का ये जो कथन है वो आपके सामने है। तो क्या है स्टेटमेंट कूलाम के नियम का? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये है कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देखिए, आपके सामने कूलाम का नियम बच्चों लिखा गया है। अब ये क्या है? मान लीजिए कि एक Q1 आवेश यहां रख दिया गया है, Q2 आवेश यहां रख दिया गया है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो R है। तो ये कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन दोनों के बीच एक बल लगेगा और जो बल लगेगा वो F ये समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के Q1 इंटू Q2। अब बच्चों, ये परिमाणों क्यों कहा जा रहा है? बच्चों, हम जैसे कि जानते हैं कि आवेश 2 तरह के होते हैं। मान लो कि यहाँ पे प्लस Q आवेश ले लें, यहाँ पे माइनस Q आवेश ले लें, तो बच्चों अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। हमें निगेटिव साइन नहीं लेना है। आपको यह बताया जा रहा है कि ये निगेटिव साइन नहीं लेना है। अगर कोई आवेश माइनस में भी है, अगर यहाँ पे 3 कूलाम है, यहाँ पे 5 कूलाम है माइनस में, तो जब हम गुणा करेंगे तो 3 इंटू 5 रखेंगे बच्चों, ये नहीं कि 3 इंटू -5 नहीं रखेंगे। इसलिए केवल परिमाणों का गुणनफल होना चाहिए। इसलिए यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब देखिए, जो दूसरा इसमें दूसरा जो भाग इसका कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के। तो आप देखिए कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो देखिए, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन्होंने, हाँ तो बच्चों ये बात इनको कैसे पता चला कि ये इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बच्चों देखा कि यहाँ पे 1 कूलाम का चार्ज ले लिया और यहाँ पे 2 कूलाम का चार्ज ले लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा इन्होंने बच्चों। तो जब इन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस रखा तो इन्होंने देखा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 2F का लग रहा है। अभी हम फोर्स लिख रहे हैं, न्यूटन नहीं लिख रहे हैं, पूरा कंप्लीट काउंट कर लेंगे तब न्यूटन लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने 3 कूलाम का जब चार्ज लिया और यहाँ पे 4 कूलाम का चार्ज लिया तो इन्होंने देखा कि जितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि 1 गुणे 2F का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि 12F का फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने देखा कि जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है बच्चों ना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती होता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया बच्चों, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया कि यहाँ पे 1 कूलाम का फोर्स चार्ज ले लिया, यहाँ पर भी 1 कूलाम का चार्ज ले लिया और पहले दूरी कितना रखा, 1 मीटर का रखा। तो देखा कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, F फोर्स लग रहा है। लेकिन जब ये 1 कूलाम का यहाँ पे आवेश लिया और 1 कूलाम का यहाँ पे आवेश लिया और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर कर दिया बच्चों। जब पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कॉमन है, यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भी है और 1 मीटर का यहाँ पर भी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो जो फोर्स आ रहा है वो आवेशों के गुणनफल के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। 3 चौको 12 इसके समानुपाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन जब हम आवेशों को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जो दूरी, जो फोर्स है वो दूरी के वर्ग के क्या हो जा रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इन्होंने देखा इन दोनों के बीच जो फोर्स इन्होंने निकाला और इन दोनों के बीच जो फोर्स निकाला, तो अगर यहाँ पे F पाया तो यहाँ पे क्या इनको मिला, F/4 मिला। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने बता दिया बच्चों कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या स्थिर विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। इस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, F समानुपाती होता है किसके, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। तो बच्चों अब इसको कैसे, ये समानुपाती जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक समानुपातिक नियतांक लगाया जाता है। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। इस K को हम बच्चों कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक। इसको क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं बच्चों, नियतांक। और इस K का जो मान होता है बच्चों, इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस K की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होता है, पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसको जब निकाला तो इसकी जो वैल्यू आई बच्चों, ये इस K की वैल्यू, इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई। इस K का ही मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो K की वैल्यू होती है बच्चों, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये सब नियतांक है, इन सबको गुणा करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी, नया भौतिक राशि ये आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये वैद्युतशीलता क्या होता है बच्चों, वैद्युतशीलता क्या होता है, चलो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए कि अभी इस निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है इसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इन सब चीजों से ये दोनों आवेशों के बीच का फोर्स कितना निकला। तो फोर्स इक्वल्स अगर आप निकालेंगे, बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, K का स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर।
ये तो फोर्स लगा बच्चों। अब हम बात कर रहे थे किस पे, वैद्युशीलता की बात कर रहे थे बच्चों की ये वैद्युशीलता क्या होती है। तो इसको समझने के लिए एक मैं आपके पास एक ऑब्जर्वेशन देता हूं, इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई दो आवेश है बच्चों, Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, R है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। दोनों के बीच की दूरी R है। सबसे पहले इसको निर्वात में रखा गया। निर्वात मतलब क्या, वहां पे हवा कुछ ना हो, कोई मीडियम ही नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात। तो अगर इन दोनों को निर्वात में रखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा बच्चों, F इक्वल्स टू, सब फॉर्मूला वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर इसी को हम किस में रख दें, किसी मीडियम में रख दें, सपोज कीजिए कि इसको वाटर में रख दें, इन्हीं दोनों चार्जेस को Q1 Q2 को R ही डिस्टेंस पे वाटर में रख दें, तो इन दोनों के बल का मान जो होता है बच्चों वो घट जाता है। इन दोनों के बीच का जो बल का मान होता है वो बच्चों घट जाता है। क्यों, क्योंकि इस एप्सिलॉन नॉट जिसको हम कह रहे हैं वैद्युशीलता, इसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है बच्चों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहां पर अगर इसको वाटर में रखे हो, जल में रखे हो, तो यहां W भी लिख सकते हो इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो निर्वात की वैद्युशीलता या वैद्युशीलता क्या होती है, वैद्युशीलता, अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए, वैद्युशीलता को अलग नोट करके लिख लीजिए कि यह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्थिर विद्युत बल को बताता है। वैद्युशीलता क्या होता है, इसका मान अलग अलग माध्यम में बदल जाता है। तो जब इस वैद्युशीलता का मान बदलेगा, इस एप्सिलॉन नॉट का मान बदलेगा, तो स्थिर वैद्युत बल का भी मान बदलेगा बच्चों। अगर मान लीजिए कि इसका कुछ वैल्यू किसमें है, निर्वात में, निर्वात में इसकी जो वैल्यू होती है उसको मैं बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब और ये इसका जो यूनिट हो जाता है वो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये इसकी जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है बच्चों, निर्वात में होती है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों आवेशों को हम किसमें लेकर चले आए, जल में लेकर चले आए, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये जितना भी है उससे 80 गुना बढ़ जाती है बच्चों। कितना बढ़ जाता है, जितना इसका मान है ना, अगर इसको इसमें रखेंगे, किसमें, वाटर में रखेंगे, तो इसको 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगा। अगर यहां पर मान लीजिए कि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो अगर किन्हीं दो आवेशों को हम निर्वात में रखें तो उनके बीच जो बल लग रहा है F, उनके बीच जो ये F बल लग रहा है बच्चों, अगर इन्हीं दोनों आवेशों को अगर हम जल में रख दें तो उसके बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा वो इस बल के, ये जो F डैश होगा, इस बल के 80 गुना कम हो जाएगा। F बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, F बाई 80। तो ये वैद्युशीलता क्या होती है बच्चों, ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्थिर वैद्युत बलों को क्या करती है, बताती है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका हम बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इसका हमें बीमा भी आना चाहिए, और इसका डेफिनेशन और इसका मात्रक, इन सारी चीजों के बारे में हमें चर्चा करना है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं वैद्युशीलता के बारे में। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि वैद्युशीलता, अभी जो हम पढ़ रहे थे कि वैद्युशीलता क्या होती है, तो वैद्युशीलता के बारे में बच्चों, क्योंकि टाइम कम लगे इसलिए मैं पहले ही लिख दिया कि आप लोगों का नोट्स ठीक से बन जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं वैद्युशीलता क्या है। ये जो वैद्युशीलता होती है ना बच्चों, वो ये जो स्थिर वैद्युत बल होता है, अलग अलग माध्यमों में इसका मान कैसे बदल जाता है, उन मानों के बदलाव के बारे में बताता है वैद्युशीलता। मान लो कि किसी माध्यम में इसका मान कुछ ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्थिर वैद्युत बल का, निर्वात में। उससे अब पूछा भी जाता है कि बताइए कि कोई दो स्थिर चार्जों को रख दिया गया है, आवेशों को रख दिया गया है निर्वात में, और उसी को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो निर्वात में बल ज्यादा लगता है कि किसी माध्यम में ज्यादा बल लगता है बच्चों, तो निर्वात में सबसे ज्यादा बल लगेगा। किसी माध्यम में रखेंगे तो वो बल का मान कम हो जाएगा। जैसे अभी बताया ना कि
कि आपका वाटर में जो इसका मान हो जाता है वो 80 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्थिर वैद्युत बल का मान देता है, मतलब कि ये अलग अलग माध्यमों में स्थिर वैद्युत बल का मान अलग अलग क्या करता है, देता है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बीमा होती है, थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए बहुत सारे परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि इसकी जो बीमा होती है m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 टू द पावर 4 a स्क्वायर होती है। तो आपको बीमा में बताया गया होगा, तो आप यहां से 11th में बीमा पढ़े होंगे, तो ये बीमा क्या होता है इसको नोट कर लेंगे। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों, इस पे बहुत बार यहीं पर नहीं इसके आगे इसी चीज को जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, अपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है बच्चों, इसी को अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, परावैद्युत नियतांक कहेंगे या परावैद्युतांक कहते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे कहते हैं वो दूसरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा, पहले यहां पे आप पढ़ लीजिए कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है। तो बच्चों ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है इसको पहले समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि कोई दो आवेश Q1 और Q2 आवेश R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर कहां रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं। ये कहां रखे गए हैं, निर्वात में। और इन्हीं दोनों आवेशों को इतनी ही दूरी पर, मान लीजिए कि ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और इतना ही दूरी है, R ही डिस्टेंस है, और किसी एक माध्यम में लिख दीजिए, कोई भी माध्यम है, यहां वाटर नहीं रखेंगे, कोई भी ये माध्यम है, इसमें हमने क्या कर दिया, R दूरी पर इसको हमने रख दिया। तो बच्चों निर्वात में भी एक बल लगेगा F0, और इस माध्यम में भी इनके बीच एक बल लगेगा, जो मान लीजिए कि F मीडियम में लिख दे रहा हूं, ये क्या हो है, ये F मीडियम है। तो बच्चों क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होता है अपेक्षिक वैद्युतशीलता, तो किन दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को, इन दोनों बलों के अनुपात को वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये निर्वात में लगने वाला, मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F0 है, इन दोनों के बीच जो लग रहा है बल वो F है। तो इस बल तथा इस बल के जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। बच्चों इससे सरल हो नहीं सकता, आप समझ लीजिए कि कोई दो आवेश हम किसमें रखें, निर्वात में रखें, और उन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर क्या रख दें, किसी माध्यम में रख दें, तो उन दोनों बलों का जो अनुपात होता है ना बच्चों, वही वैद्युतशीलता होती है। अगर हम इसको और भी छोटा रूप में और किसी और रूप में लिखना चाहें तो इस F0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी आपने कूलम के नियम से जाना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये निर्वात में लिखा जा रहा है। इस F0 की वैल्यू, निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है उसकी वैल्यू लिखी जा रही है R स्क्वायर, बटे में बच्चों क्या होगा, FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां नहीं लगेगा, ये माध्यम है, तो उस मीडियम की ये क्या हो जाएगी, वैद्युतशीलता होगी, केवल एप्सिलॉन लिख के इसको छोड़ दिया जाएगा बच्चों, इनटू, अब चार्ज तो वही है, Q1 Q2 ही है, आवेश तो वही है, Q1 Q2 रहेगा, और बच्चों में इसकी बीच की दूरी वही रहेगी, तो ये तो वही रहेगा। तो इससे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कट जाएगा, मतलब कि आपका 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा, 1 ऊपर रहने दीजिए, 4 पाई से 4 पाई भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। बचा क्या, इसके नीचे 1/एप्सिलॉन बचा है, यहां बचा 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो ER इक्वल, आप समझ सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा, E बटे में E0। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि E बटे में E0, इसको क्या कहा जाएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो एक बार तो इन फोर्सों का जो अनुपात होता है, इन बलों का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और दोनों माध्यमों में किसी माध्यम में जो एप्सिलॉन नॉट की वैद्युतशीलता है, निर्वात के वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं बच्चों। जैसे कि ये दोनों वैद्युतशीलता ही है, ये किसी माध्यम में है, ये निर्वात में है, दोनों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी बीमा, कोई भी इसकी यूनिट, कोई भी इसका मात्रक नहीं होगा बच्चों। अगर यहां से आप लिखना चाहें तो किसी माध्यम की अगर वैद्युतशीलता अगर आप लिखें तो वो एप्सिलॉन
आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक वैद्युशीलता इनटू एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसके पहले जो लेक्चर पढ़े और इस लेक्चर में अंतर आ रहा होगा, बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टर्म आ रहे हैं, बच्चों उनको याद करते रहिए और ये टर्म्स क्या होते हैं इनको अपने दिमाग में बैठाते रहिए। तो अभी आपने बच्चों ये पढ़ा कि ये वैद्युशीलता क्या होती है, आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होती है, और इसके साथ ही इनका मात्रक क्या होता है, कैसे निर्वात में इसका बल का मान कितना होता है, और किसी माध्यम में बल का मान कैसे घट जाता है, कितना गुना कम हो जाता है। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे इस कूलाम के नियम में कि कूलाम का नियम का क्या क्या मतलब होता है, कूलाम का नियम का लिमिटेशन क्या है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं कूलाम के नियम की कमियां या कूलाम के नियम की सीमाएं। इस कमियां को भी हम सीमाएं भी लिख सकते हैं बच्चों, सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। भाई कोई भी नियम बनता है बच्चों तो उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है कि वो कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। तो ये कूलाम की नियम की 3 सीमाएं हैं। तो सबसे पहली जो सीमा है, जो सबसे पहली एक तरह से कमी आप कह सकते हैं, वो ये है कि ये जो कूलाम के नियम में जो स्थिर वैद्युत बल हम निकालते हैं बच्चों, वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए निकाल सकते हैं। अगर दोनों आवेश मूव कर रहे हो, अगर मान लो कोई आवेश इधर मूव करे, कोई इधर मूव करे, तो उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहेगी बच्चों। और हम जब बल निकाले हैं कूलाम के नियम से, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और ये R डिस्टेंस है, तो ये जो बल निकला है स्थिर वैद्युत बल, वो बच्चों कितना निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो अगर हम इनको मूव कराएंगे आवेशों को, तो आवेशों का मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये आर बदलता रहेगा। तो बताइए अगर कोई 2 आवेश अगर मान लो इनकी दूरी बदलती रह रही है, ये स्थिर नहीं है, तो इस बल का मान भी अलग अलग मिलेगा। आप कितने जब ये मूव करेंगे तो कितने बल का मान निकालेंगे, तो आप उस तरह से निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यह नियम यह जो नियम होता है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही क्या होता है, सत्य होता है। अगर ये आवेश मूव करने लगे तो उनके लिए ये सत्य नहीं होता है बच्चों। दूसरी जो चीज है, अगर मान लो ये दोनों जो आवेश हैं, अगर इन दोनों की बीच की जो दूरी है बिल्कुल ये 10⁻⁻15 मीटर से कम कर दी जाए, ये किसका साइज होता है, ये नाभिक का साइज होता है बच्चों। कि नाभिक का जो साइज होता है उससे भी कम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दिया जाए, तो उस केस में इन दोनों आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वो समाप्त हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। किसके तुलना में, वहां पर इन दोनों के बीच में नाभिकीय बल बच्चों लगने लगता है। और वो नाभिकीय बल आप जानते हैं कि 4 बेसिक फोर्सेस होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये हमारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय बल है, दूसरा ये टाइप होता है। तीसरा होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कहने का मतलब कि एकदम स्ट्रांग जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके बारे में यहां पर रुको, मतलब स्ट्रांग नाभिकीय बल, और एक होता है वीक नाभिकीय बल बच्चों। तो ये 4 बेसिक फोर्सेस होते हैं। तो जब इन दोनों आवेशों के बीच का जब दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम कर देंगे, तो इन दोनों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल ये लग रहा था, ये काम करना कम हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा, और ये जो बल लगेगा वो नाभिकीय बल लगने लगेगा। इसलिए अगर ये दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए तो ये क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। 10⁻15 मीटर से अगर ये दूरी ज्यादा रहे या इस यहां तक रहे, तो ये जो नियम है वो क्या होता है, सत्य होता है। तो ये नियम केवल 10⁻15 मीटर के दूरी के लिए ये सत्य होता है, इससे कम दूरी के लिए क्या हो जाता है, सत्य नहीं होता है। अब बच्चों ये बहुत ज्यादा दूरी के लिए यह नियम क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। बहुत ज्यादा दूरी कर दिया जाए आवेशों के बीच में, तो यह नियम फिर से क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। अगर मान लो कि एक आवेश को यहां रख दे और एक आवेश को इस हमारी जो आकाश गंगा है, जो हमारी गैलेक्सी उसके बाहर रख दे, तो दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो बहुत ज्यादा दूरी के आवेशों के लिए भी यह नियम क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है बच्चों। इन तीनों केसेस में कूलाम का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बाकी सारे केसेस में कूलाम का नियम सत्य होता है। तो बच्चों आप
किसी भी क्वेश्चन का बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बच्चों ये अलग अलग परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अगला टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी बोर्ड में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता पूछा गया है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। तो अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है बच्चों, ये अगला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है।